वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। एक बार फिर से उसी जोश और जुनून के साथ बीसीसी परिवार में आपका स्वागत है। मैं आपको आज परिचय करा रहा हूं ज्योमेट्री से, जो एडवांस मैथ का बेहतरीन टॉपिक है और उसमें सिर्फ चतुर्भुज की चर्चा करेंगे कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, क्वाड्रिलेटरल के डिफरेंट नाम क्या है। हर एक पहलू को टच करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए एक बार फिर से बीसीसी परिवार आपके सफल, सुखद और समृद्ध जीवन की मंगल कामना करता है। आप जहां भी हो, जिस फील्ड में भी हो, जिस क्षेत्र में भी हो, भगवान आपको सफलता दे, यही मेरी दुआ है और मेरे परिवार की दुआ है। इसलिए एक बार फिर से उसी जोश और जुनून के साथ आइए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मतलब चतुर्भुज जब कभी भी मिलेगा तो कहीं ना कहीं इस 5 में से कोई एक आपको मिल जाएगा। चतुर्भुज का नामकरण है चतुर्भुज, ये भी चतुर्भुज है, 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 यानी ये सारे क्वाड्रिलेटरल है। एकदम एक एक पहलू को मैं आज टच कर दूंगा। गारंटी इस टाइप के क्वेश्चन आपसे आज की बात नहीं छूटेगा। मतलब एक बेसिक तौर पर जो भी कंटेंट इससे निकल के आता है। तो मेरे दोस्त, चतुर्भुज ही है सब, तो फिर नाम क्यों पड़ा? तो देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है कि जब एक ही प्रकार के हों, कुछ फीचर सबके अलग अलग है, इसलिए सबका नाम अलग अलग हो गया। सबके फीचर्स क्या है? अलग अलग है। तो सब चतुर्भुज कैसे है सर? 4 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम चतुर्भुज कहते हैं या क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। 4 भुजा, तो 4 भुजा इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसलिए क्वाड्रिलेटरल है। 4 भुजाएं होनी चाहिए। वो भुजा टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, मैटर नहीं करता, लेकिन सीधी हो। देख लीजिए, टेढ़ा मेढ़ा मैं कर दिया, लेकिन सीधी है सब, तो ये ही चतुर्भुज है। जानकर मैं इसको ऐसे बनाया हूं। तो सबसे पहले चतुर्भुज की चर्चा कर ली जाए। कुछ बातें जो चतुर्भुज में होते हैं वो सब में होते हैं। 4 भुजा इसमें है, सब में है, और इसको बीच वाले को हम कहते हैं डायगोनल। क्या कहते हैं इसको? बीच वाले को हम लोग क्या कहते हैं? डायगोनल कहते हैं। बीच वाले को क्या कहते हैं? एसी। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लिखूंगा। एसी को हम लोग डायगोनल कहते हैं, DIAGONAL, डायगोनल। एसी एंड बीडी दोनों को डायगोनल कहते हैं। एसी एंड बीडी ऐसे चलना है और ऐसे। देखिए तो सब में दो डायगोनल है, 4 भुजा सब में है, इसलिए चतुर्भुज है। चतुर्भुज का क्राइटेरिया भी है, 2 को डायगोनल फिक्स, यानी 2 विकर्ण फिक्स है। इसको हिंदी में हम विकर्ण कहते हैं। हिंदी वाले व्यूअर भी ध्यान देंगे, हिंदी में मैं इसको विकर्ण कहता हूँ। हिंदी में मैं इसको क्या कहता हूँ? विकर्ण कहता हूँ। तो देख लिए, एसी एंड बीसी क्या है? डायगोनल है। भुजा कितनी है? 1, 2, 3 और 4। 4 भुजा और 2 विकर्ण, ये सारे चतुर्भुज में होते हैं। तो ये सबके सब चतुर्भुज है, लेकिन फिर भी नाम डिफरेंट क्यों पड़ा? अब आइए, तो ये बातें आप समझ गए। ये चतुर्भुज के बारे में इतना ही जानना है। 4 भुजा 2 विकर्ण चतुर्भुज हो जाएंगे। 4 भुजाएं और 2 विकर्ण होना ही होना है। इन दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा, वो चतुर्भुज नहीं होगा, वो क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। अब इनसे निकला 4 पार्ट। बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं। समानांतर चतुर्भुज परिचय करा दो, पैरेललोग्राम इंग्लिश में, स्क्वायर इंग्लिश में, हिंदी में वर्ग, रेक्टेंगल इंग्लिश में, हिंदी में आयत, और एक है रोम्बस इंग्लिश में, रोम्बस हिंदी में आयत। माफ कीजिएगा, इंग्लिश में रोम्बस और हिंदी में समचतुर्भुज। नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। एक और बच गया, ट्रेपेजियम, जिसको हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेपेजियम कहते हैं। लेकिन उस ट्रेपेजियम की यहाँ पर कोई ज्यादा वैल्यू नहीं था, इसलिए मैंने ट्रेपेजियम को हटा दिया, जिसको हम लोग समलम चतुर्भुज कहते हैं। जैसे काइट जो आप उड़ाते हैं, उस समलम चतुर्भुज के आकार का होता है, लेकिन उसकी जरूरत ज्यादा नहीं आती, इसलिए मैंने उसको इग्नोर कर दिया। मैं इन चीजों को लेके चला। मैंने यहां पर एक लाइन भी खींचा है। यही बातें 1, 2, 3, 4 ये चारों पार्ट में आएंगे। ये बातें आएंगी, जरा ध्यान दीजिएगा। मेन काम हमको यही करना है आज, और बेसिकली जो बातें आएगी वही करूंगा, विषय से विषयांतर नहीं करूंगा। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें कैसे सवाल आते हैं मेरे दोस्त? देखिए तो, समानांतर चतुर्भुज का मतलब होता है आमने सामने की भुजा समानांतर हो। आमने सामने की भुजा समानांतर और बराबर। आमने सामने की भुजा समानांतर और बराबर। अगर ये 5 है तो यह भी 5 है। अगर ये 2 है तो यह भी 2 है। ये होना है। समानांतर चतुर्भुज का ओरिजिनल डेफिनेशन यही है, आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर हो। बस यही डेफिनेशन है समानांतर का। समानांतर चतुर्भुज का डेफिनेशन क्या है?
आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर हो। तो बराबर और समानांतर का भी फर्क मैं कितनी बार चर्चा कर चुका हूं मेरे दोस्त। ये बराबर भी है और समानांतर भी है। ये समानांतर है लेकिन बराबर नहीं है। तो बराबर और समानांतर में फर्क है। ये ना समानांतर है और ना ही बराबर है। यानी समानांतर और बराबर में कंफ्यूज मत करिएगा। मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, यह भी 5 है। ये बराबर है लेकिन समानांतर नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि इसको सीधा बढ़ाइए और इसको भी सीधा बढ़ाइए, कहीं ना कहीं जाकर मिल जाता है। तो समानांतर का मतलब होता है कि जरूरी नहीं है कि जो समानांतर है वो बराबर है। समानांतर है लेकिन बराबर नहीं है। समानांतर भी है, बराबर भी है। समानांतर का मतलब सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है रेलवे लाइन की जो पटरी है, वो समानांतर चतुर्भुज का सबसे, माफ कीजिएगा, समानांतर लाइन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो ऐसी दो लाइन जिसको दोनों तरफ कितनी भी दूरी तक आप बढ़ाते हैं तो वह एक दूसरे को क्रॉस नहीं करे तो वो समानांतर है, और अगर कहीं क्रॉस कर जाए तो वो समानांतर नहीं है। बहुत बड़ा फर्क है। मैंने बहुत बड़ी बात आपसे शेयर की है। अब देखिए, अब बात निकल के आती है कि सर समानांतर तो हो गया। अब देखिए यहां पर लॉजिक जरा समझिए। डेफिनेशन क्या है? समानांतर चतुर्भुज का डेफिनेशन है कि आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर हो। ये डेफिनेशन है, नहीं हुआ तो कॉपी में लिख लीजिएगा। आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर हो, इसे हम समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। यानी इंग्लिश में पैरेललोग्राम कहते हैं, इंग्लिश वाले व्यूअर्स के लिए। Opposite sides are equal and parallel. Opposite sides are equal and parallel. That is called parallelogram. Opposite sides are equal and parallel. That is called parallelogram. Clear हुआ? अब मुझे बताइए, ये पैरेललोग्राम का डेफिनेशन तो आपने कर लिया, इसी से रिलेट करके मैं कुछ और आगे जाऊंगा, फिर इसी पर आऊंगा। अब देखिए यहां पर क्या है, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में देखिए तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आमने सामने की भुजा बराबर नहीं, इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं और इसमें 90 डिग्री का एक कोण बनता है। तो उस 90 से मुझे मतलब नहीं है। क्या यह पैरेललोग्राम है कि नहीं है? है। आमने सामने की भुजा बराबर है। आमने सामने की भुजा बराबर है। अभी कोण से आपको मतलब नहीं है। आमने सामने की भुजा बराबर है। आमने सामने की भुजा बराबर है और समानांतर है। इसमें भी, स्क्वायर में भी आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर है। आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर है। क्या समानांतर चतुर्भुज का डेफिनेशन इसमें फिट बैठा? मतलब जो डेफिनेशन समानांतर चतुर्भुज में था, जो क्राइटेरिया, जो मापदंड समानांतर चतुर्भुज के लिए था, वो पूरा का पूरा इसमें फिट बैठ गया। तो ये क्यों नहीं होगा समानांतर चतुर्भुज? आप मुझे बताइए। यह भी समानांतर चतुर्भुज है क्योंकि उसका क्राइटेरिया इसमें फिट बैठ रहा है। फिर आपके दिमाग में चल रहा होगा तो क्यों लिखे हैं सर वर्ग, और वर्ग क्यों लिखे हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। वर्ग इसलिए लिखे हैं कि स्क्वायर का डेफिनेशन होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर हो तथा प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का। गौर फरमाइएगा। समानांतर चतुर्भुज का डेफिनेशन सीधे क्या है? आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर। ये दो चीजें जिस किसी में भी है वह समानांतर चतुर्भुज है। यह दो चीजें जिस किसी में भी है वह समानांतर चतुर्भुज है। राइट? दो चीजें बस। लेकिन फिर ये वर्ग क्यों बन गया? तो वर्ग का डेफिनेशन थोड़ा बदल जाता है। आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर हो, आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर तथा सभी भुजाएं बराबर हो। और कीजिएगा, सभी भुजाएं बराबर है। तो आमने सामने की भी बराबर हो गई, ऐसे भी और ऐसे भी, लेकिन इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसके प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। इसलिए यह वर्ग है। लेकिन समानांतर चतुर्भुज भी है। आपसे अगर कोई पूछे कि क्या एक वर्ग समानांतर चतुर्भुज हो सकता है, क्या दुनिया में जितने भी वर्ग है वो समानांतर चतुर्भुज हो सकता है? बेहिचक, बेधड़क आप उसको बोलेंगे हाँ, सारे वर्ग समानांतर चतुर्भुज हो सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सारे समानांतर चतुर्भुज वर्ग हो सकते हैं क्या, पूछता है एसएससी में, सारे समानांतर चतुर्भुज वर्ग हो सकते हैं क्या? पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि समानांतर चतुर्भुज का डेफिनेशन सिर्फ आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर है, लेकिन वर्ग की एक क्राइटेरिया अलग है, इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। जब तक ये तीनों क्राइटेरिया नहीं आएगा तब तक वो वर्ग नहीं हो सकता, राइट। अब देखिएगा सीक्वेंस कैसे बनता चला जा रहा है। समझ गए समानांतर की कहानी। मैं एक बार पहले बेसिक करूंगा, उसके बाद फिर लौटूंगा। आप अगर लिखना चाहे तो कॉपी और कलम लेके बैठे, आप लिख ले। बोर्ड पे लिखना पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता कि अब उतना डिटेल। समझ गए? तो ये वर्ग क्यों है, समझ गए? क्लियर? आइए, आयत रेक्टेंगल बचपन से हम लोग सुनते आए हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई और परिमिति बराबर 2 × L + b। इससे हमेशा हम लोग रूबरू होते रहे हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आयत की जो डिफिनेशन है, आयत का जो डिफिनेशन है वो डिफिनेशन ये है कि आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर। ध्यान दीजिएगा, इसमें और इसमें क्या फर्क है, गौर कीजिएगा। इसको आयत बोल सकते हैं, इसको आयत बोल सकते हैं, लेकिन इसको वर्ग नहीं बोल सकते। फिर देखिए कैसे कहानी पलटी, समझिएगा। जस्ट लाइक कहानी है बचपन में जो हम लोग को नानी और दादी सुनाई करती थी, सेम कहानी है, बस क्राइटेरिया को समझ लीजिए, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। साहब ये आयत है, वर्ग भी है, तो आयत का जो डिफिनेशन है इससे सूट करना चाहिए। आयत का जो ओरिजिनल डिफिनेशन है वो ये है, रेक्टेंगल का अपोजिट साइड्स आर इक्वल। मैं एग्जांपल से ले लेता हूं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल कर दिया। एक बड़ा एक छोटा ले लिया। वर्ग का डिफिनेशन क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसका डिफिनेशन क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। मतलब एक ये टाइप का लगेगा, बुझोबल जिसको कहते हैं ना गांव में, उस टाइप का लगेगा। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्या है वर्ग का डिफिनेशन? अपोजिट साइड्स आर इक्वल है, लेकिन एक चीज इसमें नहीं है। वर्ग में 90 डिग्री बनता है, यहां भी 90 बनेगा, सारे कोण। आयत के भी सारे कोण 90 होंगे, वर्ग के भी सारे कोण 90 होंगे, लेकिन एक कारण से इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग हो गई। इसकी चारों भुजाएं बराबर नहीं है। आयत और वर्ग में समझ आ गई? इसकी चारों भुजाएं बराबर नहीं है, इसकी चारों भुजाएं बराबर नहीं है, चारों भुजाएं बराबर नहीं है। क्या है? चारों भुजाएं बराबर नहीं है। तो कहने का सेंस है हम चारों भुजा बराबर कर भी सकते हैं, या बेझिझक वर्ग भी है, हो सकता है। जितने भी वर्ग है वो सब आयत हो सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जितने भी आयत है वो सभी वर्ग बन जाए। क्यों सर? कोई जरूरी नहीं है कि सभी आयत वर्ग हो सकते हैं, लेकिन ये 100% का अकाट्य सत्य है कि सारे वर्ग आयत हो सकते हैं, सारे वर्ग। आयत का डेफिनेशन क्या है? आमने सामने की भुजा बराबर और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री। बराबर और समानांतर साथ में जोड़ लीजिएगा। आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर, आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर, सेम डेफिनेशन सूट कर गया। तो कहने का सेंस है यह आयत भी है, क्योंकि इसका पूरा डेफिनेशन इसमें सूट कर गया, लेकिन एक कारण से यह प्योर वर्ग बन गया, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर है। और एक डिफरेंट कारण से यह आयत बन गया, क्योंकि इसकी आमने सामने की भुजा बराबर तो है, लेकिन सारी भुजाएं बराबर नहीं है, तो यह आयत बन गया। लेकिन यह आयत भी है क्योंकि इसका डेफिनेशन इसमें सूट कर गया। आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर, आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर। क्या क्या फर्क पड़ता है मेरे दोस्तों? इसीलिए कहा गया कि वर्ग को आप आयत कह सकते हैं, सभी वर्ग को आप आयत कह सकते हैं, लेकिन सभी आयत को वर्ग नहीं कह सकते। कि देखिए यहां इसको कैसे वर्ग कहेंगे, लेकिन इसको हम कह सकते हैं आयत, क्योंकि इसकी सारी डेफिनेशन इसमें सूट कर गया। फिर से एक बार, वर्ग का डेफिनेशन क्या? आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर हो तथा सारे एंगल 90 डिग्री का हो। साथ में आयत का डेफिनेशन आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का हो। एक बार फिर से, आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर हो, आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर हो तथा प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का हो। लेकिन इसमें सभी भुजाएं बराबर हो जाए,
वर्ग अगर आपसे कह रहा है तो उसमें आपको सभी भुजाएं बराबर करना पड़ेगा, लेकिन आयत में थोड़ी सी अंतर हो जाती है। ओरिजिनलिटी की अगर बात करो तो यह भी आयत है और ये भी आयत हो सकता है, इसका डिफिनेशन इसके साथ सूट कर गया, कोई दिक्कत? तो क्या हो गया? 90 डिग्री 90 डिग्री, वर्ग और आयत एक जैसा मिलता जुलता है। अब मैं आता हूं रोम्बस की तरफ, देखिएगा। अब देखिए यहां पर ध्यान लगाइएगा, ये इसको ना आप आयत कह सकते हैं और ना ही वर्ग कह सकते हैं। देखिए कितना बड़ी फर्क है इसमें। ना इसको आप आयत कह सकते हैं और ना ही इसको आप वर्ग कह सकते हैं। गौर फरमाइए, सम चतुर्भुज, सम का मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। ना ये आयत हो सकता है, सम चतुर्भुज ना आयत होगा न वर्ग होगा, लेकिन सम चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होगा। सम चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होगा। जितने भी सम चतुर्भुज है, जितने भी सम चतुर्भुज है उसको आप समानांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, लेकिन चारों भुजा समान होनी चाहिए। इसको क्यों कह सकते हैं समानांतर चतुर्भुज? समानांतर चतुर्भुज का डेफिनेशन उस पर सूट कर रहा है। आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर, आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर, आमने सामने की भुजा बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर, 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 आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर। यही कहा ना? तो ये समानांतर चतुर्भुज भी है, ये समानांतर चतुर्भुज भी है क्योंकि उसका डेफिनेशन इसमें सूट कर रहा है, लेकिन इसका वाला डेफिनेशन इसमें सूट नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर के साथ चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। इसका डेफिनेशन इसमें सूट नहीं कर रहा है, क्योंकि इसकी चारों भुजा बराबर है लेकिन इसकी चारों भुजा बराबर नहीं है, लेकिन इसका डेफिनेशन उसमें पूरा सूट कर जा रहा है। जो उसके लिए क्राइटेरिया है, जो समानांतर चतुर्भुज का मापदंड है, वो मापदंड इसके लिए फिट बैठ रहा है, तो क्यों ना मैं उसको समानांतर चतुर्भुज कह सकता हूं, लेकिन मैं इसको सम चतुर्भुज नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर नहीं है। उसका क्राइटेरिया, उसमें एक क्राइटेरिया के कारण वो फ्लॉप कर गया, राइट? चारों भुजा। एक गौर करने वाली बात ध्यान दीजिएगा, बार बार वीडियो को देखिएगा। सम चतुर्भुज में जो 90 डिग्री का एंगल होता है वो यहां पे बनता है, दिमाग में रखिएगा। सम चतुर्भुज में कभी भी 90 डिग्री का एंगल यहां पे नहीं बनता है। सम चतुर्भुज में, दिमाग में रखिएगा, सम चतुर्भुज में 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो यहां पे बनता है, ना कि यहां पे। वर्ग और आयत में जो 90 डिग्री है वो चारों कोनों पे बनता है, वर्ग और आयत में। और इसके जो डायगोनल होते हैं वो D1 नॉट इक्वल टू D2। इनके जो विकर्ण होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन आइए, इसके विकर्ण अलग अलग होते हैं, दिख के भी लग रहा होगा एक बड़ा और एक छोटा। और 90 डिग्री के सामने की साइड्स को हम क्या कहते हैं? 90 डिग्री के सामने के साइड को हम क्या कहते हैं? 90 डिग्री के सामने के साइड को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। कर्ण बोले तो हाइपोटेनस कहते हैं, और हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने के साइड को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, इंग्लिश में उसको हाइपोटेनस कहते हैं। एक और बात ध्यान रखिएगा, सम चतुर्भुज में जिस पॉइंट पर दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटता है, सम चतुर्भुज में जिस पॉइंट पर दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटता है, वहां पर वह दोनों विकर्ण खुद की लंबाई का आधा आधा हो जाता है, खुद की लंबाई का आधा आधा हो जाता है। सपोज करिए कि मैं अगर D1 लूं और D2 लूं, गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा जरा, मैं किसी को D1 ले लेता हूं, ये बड़ा लग रहा है तो मैं इसको D2 मान लेता हूं। D1 और D2, गौर कीजिएगा जरा, D1 और D2 क्या है? ये है D1, तो मान लीजिए ये 10 हो गया पूरा, और ये D2 कितना हो गया?
मान लीजिए ये 12 हो गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैक्सिमम बच्चे फंसते हैं यहाँ पे समचतुर्भुज में। एक क्वेश्चन आना ही आना है एसएससी के 0 लेवल से लेकर सीजीएल तक। आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये 10 है पूरा का पूरा। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि समचतुर्भुज के विकर्ण जिस पॉइंट पे कटते हैं वहां पर वो अपनी खुद की लंबाई का आधा आधा हो जाते हैं, आधा आधा हो जाते हैं। 12 है तो ये 6 है और ये 6 है, आधा आधा हो जाते हैं। कितना सिंपल। बहुत सारी बातें मैंने शेयर कर दी। समचतुर्भुज के विकर्ण जिस पॉइंट पे कटते हैं वहां पर वो खुद को आधा आधा कर लेते हैं और दोनों विकर्ण डिफरेंट डिफरेंट लंबाई के होते हैं। इसकी मैंने चर्चा कर दी। क्लियर? मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें हैं इसमें, नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन इन वन क्लास। तो मुझे लगता है कि आज मैं इसी को चर्चा कर लेता हूं, सारी बातें। मैंने समांतर चतुर्भुज किया, वर्ग किया, आयत किया, तो इसी की सारी बातें आज हम लोग कर लेते हैं। तो समचतुर्भुज आपने समझ किया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस ये वाला जो फैक्ट है, ये वाला फैक्ट मैं पार्ट 2 में बता दूंगा आपको। इसको मैं पार्ट 1 दे रहा हूं। पार्ट 1 वेरी बेसिक कंसेप्ट, राइट? समझ गए क्या है? अब आइए, जब मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि जितने भी समानांतर जितने भी चतुर्भुज हैं उसमें 4 भुजाएं और 2 विकर्ण होते हैं, तो इसमें भी 2 विकर्ण होंगे। ध्यान दीजिएगा, दो विकर्ण इसमें भी होंगे। लेकिन देखिएगा, यह अगर पूरा 90 है तो फिर ये वाला साइड क्या बन जाएगा? ये वाला साइड क्या बन जाएगा? कर्ण बन जाएगा, हाइपोटेनस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हाइपोटेनस बन जाएगा। जैसा कि D1 और D2 नॉट इक्वल टू, लेकिन यहां D1 इक्वल टू D2। अगर एक 10 है तो दूसरा भी 10 ही होगा। फिगर से भी पता चल जाएगा, आपको देख लीजिएगा, अपने आप पता चल जाएगा कि ये बराबर लग रहा है, दिखेगा आपको। फिगर बनाइएगा तो फिगर जरूर बनाइएगा। तो इसमें जो विकर्ण होते हैं वह भी एक पॉइंट पे करते हैं, लेकिन यह 90 डिग्री के सामने अगर हम इस विकर्ण को ले रहे हैं तो ये विकर्ण भी है। अगर आयत के एंगल से देखेंगे, रेक्टेंगल के एंगल से देखेंगे तो ये डायगोनल है, और अगर इस त्रिभुज के एंगल से देखेंगे, यानी ट्रायंगल के एंगल से देखेंगे, तो यह हाइपोटेनस है, यानी कर्ण है। गौर फरमाइएगा, अगर मैं पूरे रेक्टेंगल के एंगल से देखूंगा, उसके दृष्टिकोण से देखूंगा, तो यह डायगोनल है, लेकिन सिर्फ इस ट्रायंगल के एंगल से देखूंगा तो वह हाइपोटेनस है। और हाइपोटेनस क्यों है सर? 90 डिग्री के ठीक सामने के साइड को हमेशा हाइपोटेनस कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है, राइट? जैसे यहां 90 डिग्री यहां बन रहा है, इसका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? AB। इसका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? AB। तो अब देखिए जरा कितनी सारी बातें मैंने कर। और एक चीज और मैं कॉमन बता दूं, इसमें और इसमें, इनके सारे विकर्ण जिस पॉइंट पे कटते हैं वहां पे वो खुद को आधा आधा कर लेते हैं। इसमें और इसमें मैं नहीं गया हूं। इन चारों में जो डायगोनल जिस पॉइंट पे कटते हैं वह खुद को आधा आधा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पर D1 भी 10 है और D2 भी 10 है, तो ये 10 हो गए, तो इस पॉइंट पे आकर ये खुद को आधा आधा कर लेंगे, खुद को आधा आधा कर लेंगे। क्लियर? सेम बात है सब में, मैं एक साथ क्लियर कर दिया सारी बातें। गौर फरमाइएगा जरा। तो फिर से देखो तो मेरे दोस्त, सेम बातें आ गई। जो बात फिर से देखिए तो ये बेसिक तत्व है पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम के लिए यह भी पैरेललोग्राम है, यह भी पैरेललोग्राम है, यह भी पैरेललोग्राम है। लेकिन जैसा कि फिगर अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह ना तो स्क्वायर है, इस फिगर के अकॉर्डिंग यह ना तो स्क्वायर है
यह ना तो रोम्बस है और यह ना तो रेक्टेंगल है। क्यों नहीं है? क्योंकि रोम्बस का भी फीचर इसमें नहीं है, रेक्टेंगल का भी फीचर इसमें नहीं है और स्क्वायर का भी फीचर इसमें नहीं है। लेकिन पैरेललोग्राम का जितने भी फीचर हैं, 2 पॉइंट, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये सारे के सारे पैरेललोग्राम हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये जो है स्क्वायर है, रोम्बस है या रेक्टेंगल है। अभी जो इस फिगर को आप देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूं। समानांतर चतुर्भुज का डेफिनेशन इस पे भी फिट बैठ रहा है, इस पे भी फिट बैठ रहा है और इस पे भी फिट बैठ रहा है। कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। तो मैंने क्या कहा डायगोनल के बारे में? मैंने क्या कहा कि सिर्फ रोम्बस का जो डायगोनल होता है, समानांतर चतुर्भुज की बात मैं नहीं कर रहा हूं, सीधे चतुर्भुज की बात मैं नहीं कर रहा हूं जिसका नामकरण हुआ है। जितने भी डायगोनल होते हैं वो जिस पॉइंट पे भी कटते हैं वो अपने आप को आधा आधा कर लेते हैं, लेकिन सबके अलग अलग रूल हैं। सम चतुर्भुज यानी रोम्बस में दोनों डायगोनल डिफरेंट होते हैं, लेकिन वो खुद को आधा आधा कर लेते हैं अपने पॉइंट। रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वह बराबर होते हैं और वर्ग के भी जो डायगोनल होते हैं वह बराबर होते हैं। वर्ग के भी जो डायगोनल होते हैं वह बराबर होते हैं। वर्ग के भी जो डायगोनल होते हैं वह बराबर होते हैं। और इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें मैं नहीं कह सकता कि समानांतर चतुर्भुज के डायगोनल हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं, हमेशा नहीं कह सकते। इसलिए मैंने इसको राउंड कर दिया, क्योंकि यह सम चतुर्भुज भी हो सकता है। ये देखिए यहां पे डिफरेंट हो गया, यह भी सम चतुर्भुज है लेकिन यहां डायगोनल डिफरेंट हो गया। यह भी गौर कीजिएगा जरा, यह भी समानांतर चतुर्भुज है, माफ कीजिएगा, ये क्या है? समानांतर चतुर्भुज भी है लेकिन यह सम चतुर्भुज भी है, तो यहां डायगोनल डिफरेंट हो गया। यह भी समानांतर चतुर्भुज है, यह भी समानांतर चतुर्भुज है, उसके बाद यह रेक्टेंगल है, डायगोनल सेम हो गया। यह भी समानांतर चतुर्भुज है, यह भी समानांतर चतुर्भुज है, कहानी फिर अलग हो गई। तो ये इन तीनों का बेस है, ये वाला फिगर इन तीनों में है। क्यों है? क्लियर कर दिया। ये वाला फिगर इन तीनों में है, लेकिन इन तीनों का फीचर्स कोई जरूरी नहीं है कि इसमें सारे फीचर्स रेक्टेंगल। एक बार फिर से मैं रिवीज करा दूं। समानांतर चतुर्भुज के डेफिनेशन के बारे में मैंने क्या कहा? सिर्फ 2 बातें, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, आमने सामने की भुजा समानांतर और बराबर हो। ये 2 बातें जिस किसी भी फिगर में हो वह समानांतर चतुर्भुज है। वर्ग के बारे में मैंने क्या कहा? आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर तो होगा ही, आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर तो होगा ही, लेकिन वो वर्ग तभी होगा जब चारों भुजाएं बराबर हो और साथ में सारे एंगल 90 डिग्री के हो। आयत की अगर मैं बात करूं तो आयत में भी हमारा डेफिनेशन वही है, आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर हो, आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर हो, लेकिन इसमें थोड़ी सी डिफरेंसेज आ जाता है। आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर हो और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का हो। तो सारे वर्ग आयत हो सकते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि भुजाएं डिफरेंट हो। ये आयत कह सकते हैं इसको, क्यों कह सकते हैं? क्योंकि आयत का डेफिनेशन मिल जाता है। तो सारे वर्ग आयत हो सकते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते। रोम्बस की अगर बात करूं तो कॉमन सेंस की बात है। रोम्बस की अगर मैं बात करूं तो क्या है? 2 डायगोनल है, इसमें भी इसका प्रत्येक भुजा बराबर होता है। आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर होनी चाहिए, बराबर और समानांतर होनी चाहिए, और एक भी एंगल 90 डिग्री नहीं कोना पे, यहां पे इसका 90 डिग्री कहां बनता है? जहां पे दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं। दैट्स ऑल। मुझे लगता है कि ज्योमेट्री में मुझे और मेहनत की जरूरत है, और आपको भी। इस पर कम से कम 1-1.5 घंटे और लेक्चर हो सकता है, लेकिन क्या करूं दोस्त, प्यारे बच्चे, ऑफलाइन भी क्लासेस रहते हैं, 2-2 ब्रांचेज हैं, हर किसी को देखना पड़ता है। इसलिए मैं फिर से वेलकम बैक करता हूं आपसे इसमें, उस पार्ट के साथ जो कुछ पार्ट मैंने आपको नहीं बताया है। ठीक है? यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें।